आज हम करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 करेंगे। आर्टिकल 21 क्लॉज कहता क्या है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द act charged as an offence, nor be subjected to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offence। तो यहाँ पे इसने दो बातें बोली हैं। एक तो इन्होंने कन्विक्शन की बात की है और एक इन्होंने पेनल्टी की बात की है। तो जो क्लॉज 1 है, तो जो क्लॉज 1 है यहाँ पे ये एक तो कन्विक्शन की बात कर रहा है और ये पेनल्टी की बात कर रहा है। तो कन्विक्शन की क्या बात कर रहा है? इसने बोला है कि जिस दिन कोई एक्ट कमिट हुआ और अगर वो एक्ट उसी डेट को ऑफेंस कंसिडर होता है तभी उसकी कन्विक्शन होएगी उस ऑफेंस के ऊपर। अगर वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं होता उस डेट पे, लेकिन फ्यूचर में जाके उस एक्ट को ऑफेंस कंसिडर किया जाता है, तब उसकी पुराने एक्ट जो हमने किया था उसके लिए कन्विक्शन नहीं होएगी। इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे सपोज़ एक बंदे ने 1 जुलाई को कोई एक्ट कमिट किया, लेकिन सपोज़ उसने कुछ ऐसा किया लेकिन वो किसी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा, लेकिन 10 जुलाई को उसी एक्ट को थेफ्ट कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो अब जो उसने एक्ट कमिट किया था 1 जुलाई को, जो उसका एक्ट कुछ भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, लेकिन उसी एक्ट के ऊपर अगर कोई ऑफेंस कंसिडर हो जाता है, तब पुराने एक्ट के लिए उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये वर्डिंग पढ़ लो एक बारी। ये बोल रहे हैं, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एन ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्ट के लिए कन्विक्शन, किसी भी एक्ट के कन्विक्शन में कन्विक्ट होने के लिए वो उसी डेट को ऑफेंस कंसिडर्ड होना चाहिए। अगर वो एक्ट इन फ्यूचर में जाके ऑफेंस कंसिडर होता है तो पुराने एक्ट के लिए जो हमने पास्ट में किया था उसके लिए कन्विक्शन उस बंदे की नहीं होएगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉज 1। और सेकंड पार्ट है पेनल्टी। अब पेनल्टी में भी इन्होंने यही बात बोली है कि सपोज़ एक बंदे ने 1 जुलाई को थेफ्ट कमिट किया। ठीक है, अब थेफ्ट की पनिशमेंट 1 जुलाई को 6 मंथ्स है। अब इसका ट्रायल चला। अब सपोज़ लगा लो कि 1 सितंबर को जाके इस थेफ्ट की पनिशमेंट लॉ ने कर दी 1 साल। ठीक है, अब इसका ट्रायल चलते चलते ये टाइम आ गया, सपोज़ दिसंबर आ गया, यहाँ पे इसका ट्रायल ख़त्म हुआ तो अब हुई पेनल्टी की बारी। तब अब यहाँ पे इसको 1 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, इसको वही सज़ा मिलेगी जो 1 जुलाई को जब इसने ऑफेंस कमिट किया था उस दिन थी। तो लैंग्वेज क्या है? नॉर बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। तो कमीशन के टाइम पे जो पेनल्टी कंसिडर थी वही पेनल्टी उसको मिलेगी। जो फ्यूचर में जाके लॉ ने उसको नई पेनल्टी उस ऑफेंस पे लगाई है उससे वो लायबल नहीं होएगा। तो इसको बोलते क्या है? इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी बोलते हैं। इसका मतलब है 20 क्लॉज 1 को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। मीन्स लॉ इम्पोज पेनल्टी रिट्रोस्पेक्टिव। अब ये जो 20 क्लॉज 1 है ये रूल अगेंस्ट दिस है। तो इसका क्या मतलब है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है कि कोई ऐसा कानून बनाना जिसकी एप्लीकेशन रिट्रोस्पेक्टिवली पहले वाले एक्ट पे भी लागू हो, वो प्रस्पेक्टिव ना हो के रिट्रोस्पेक्टिव हो। तो जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हुआ वो
अगेंस्ट दिस रूल है, क्योंकि ये जो लॉ है वो अगर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होएगा तो उसको प्रिवेंट करता है 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब 20 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, ये इम्पोज कर रहा है लेजिस्लेचर के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज कर रहा है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ इन रिगार्ड टू क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते। तो जो आर्टिकल 21 ने प्रिवेंट किया है स्टेट को कि वो क्रिमिनल लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज नहीं कर सकते। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है, सिविल लाइबिलिटी के ऊपर अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है तो कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन सिविल लाइबिलिटी अगर आती है उस कानून के द्वारा तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आएगी। फॉर एग्जांपल सपोज 1 जुलाई को किसी चीज़ के ऊपर टैक्स था नहीं, किसी भी मटेरियल के ऊपर लगा लो, उस पर टैक्स इम्पोज नहीं होता था, लेकिन 10 जुलाई के ऊपर ऐसा कानून आया कि उस चीज़ के ऊपर टैक्स लगना शुरू हो गया। तो ये जो टैक्स है ये यहाँ से लगना शुरू हो सकता है। तो कानून ऐसा बन सकता है कि उस टैक्स की इम्पोजिशन 10 जुलाई से ना होके जिस दिन वो बना उसका इफ़ेक्ट 1 जुलाई से शुरू हो, कि बना तो वो 10 जुलाई को था लेकिन उसकी एप्लीकेशन 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। तो अब 20 क्लॉज 1 क्या हुआ, एक तो लिमिटेशन लगाई इसने क्रिमिनल लॉ के ऊपर, स्टेट के ऊपर कि वो लॉ नहीं बना सकते ऑन क्रिमिनल लॉ, लेकिन वो सिविल लॉ के ऊपर कानून ऐसा बना सकते हैं। अब जो 20 क्लॉज 1 है ये प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट कन्विक्शन है, नॉट अगेंस्ट ट्रायल है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज लगा लो कि अगर 1 जुलाई को किसी ने कमीशन ऑफ ऑफेंस की, लेकिन जो ट्रायल है वो चल रहा है, ठीक है। अब 10 जुलाई को जाके कोई कानून ऐसा आया कि जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पे 20 क्लॉज 1 ट्रायल के प्रोसीजर को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आने के लिए नहीं रोक सकता। प्रोसीजर और लॉ है वो पिछली डेट से लागू हो सकता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात निकल के एक और आई कि ये जो 20 क्लॉज 1 है ये कन्विक्शन पे तो लागू होएगा लेकिन ये ट्रायल पे लागू नहीं होएगा। नॉट अगेंस्ट ट्रायल अंडर रिट्रोस्पेक्टिव, सो अ ट्रायल different from what it was at the time of commission is not held unconstitutional, but under American law prohibition against trial also। अब अमेरिका में क्या, इंडिया में तो ये रूल है कि जो प्रोसीजरल लॉ है वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है, लेकिन हमारे अमेरिका में ट्रायल पे ये रूल लागू नहीं होएगा। वहाँ पे अगर कन्विक्शन पे भी नहीं लागू होता और ट्रायल पे भी लागू नहीं होता। तो इसकी जो 20 क्लॉज 1 इंडिया में है उसकी नैरोअर एप्लीकेशन है और अमेरिका में ब्रॉडर एप्लीकेशन है। अब एक केस है, केस कर लो, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक केस है, इसमें क्या था, अ नाइट चौकीदार convicted for offence under section 18 of the NDPS Act and section 457 and 388 IPCO for committing theft of 10 kg 420 gram opium and some other articles from Malkhana on 13/11/1885। तो एक चौकीदार था, रात को उसने ऑफेंस किया जिसमें उसने चोरी की 10 किलो 420 ग्राम अफीम की और कुछ मटेरियल्स की 13/11/1985 को। अब कंटेंशन उस बंदे की क्या थी, इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 12
उसकी कंटेंशन थी कि ऑफेंस उसने कमिट किया 12-13 नवंबर 1985 को, लेकिन जो NDPS एक्ट आया वो 14 नवंबर 1985 को आया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया 20 क्लॉज 1 नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एक्शन ऑफ पोजेशन वॉज नॉट पनिशेबल विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट पनिशमेंट वॉज फॉर पोजेशन ऑफ prohibited article on or after particular date on enactment of statute। तो यहाँ पे इसकी पोजेशन पनिशमेंट पनिशेबल नहीं था इस एक्ट के अंडर, बट उसको पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि वो पोजेशन में था उस प्रोहिबिटेड के आर्टिकल के लिए ऑन और आफ्टर पर्टिकुलर डेट ऑन द इनैक्टमेंट ऑफ स्टैचू। सो आर्टिकल 20 not applicable because actus of possession was not punishable with retrospective effect under NDPS Act, but punishment was for possession of prohibited article on or after a particular date on enactment of statute। अब जो सेकेंड पार्ट है 20 क्लॉज 1 का, उसकी एग्जाम्पल ये है, वो क्या कह रहा है, कहता कोई भी पनिशमेंट उसको ग्रेटर नहीं मिलेगी जिस दिन उसने कमीशन की थी ऑफेंस की, उसको इन्हांस्ड पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जो उसको पनिशमेंट मिलेगी वो ऑन द डेट ऑफ जो कमीशन है वही उसको मिलेगी। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953। उन्होंने ऑफेंस कमिट किया 1947 में, देन पनिशमेंट उस टाइम इस टाइम पनिशमेंट थी फाइन और बोथ। एक्ट अमेंड हुआ 1947 में, यहाँ पे उसकी पनिशमेंट इन्हांस हुई। कोर्ट हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर द अनअमेंडेड एक्ट नॉट विद इन्हांस्ड पनिशमेंट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये जो रूल है कि पनिशमेंट उसको, जनरल रूल है कि पनिशमेंट उसको जिस दिन कमीशन हुआ ऑफेंस का वही वाली मिलेगी, इन्हांस्ड पनिशमेंट अंडर द अमेंडमेंट एक्ट नहीं मिलेगी। तो लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्यूज कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल प्रोविजन इफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अप्लाइज। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, अब बेनिफिशियल प्रोविज़न के अंडर अगर उसको अमेंडमेंट का बेनिफिट हो रहा है तब उसको वो बेनिफिट लेने दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये केस है रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें क्या था, एक बॉय ऑफ 16 ईयर्स कन्विक्टेड फॉर 354, ये आउटरीच द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन है, ये IPC में ऑफेंस कंसिडर्ड है। तो एक 16 साल के लड़के को इसके लिए कन्विक्ट किया गया ऑफ फॉर 7 years। मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड हिम 6 months प्लस फाइन रिगरस इम्प्रिजनमेंट। आफ्टर द सेंटेंस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 केम इनटू पावर। इट प्रोवाइडेड पर्सन बिलो 21 years कैन नॉट बी इन प्रिजन। अब यहाँ पे वो 16 साल का लड़का था, उसको कन्विक्शन हुई 354 के अंडर, जिसमें उसको 7 साल की सज़ा थी, लेकिन सज़ा उसको हुई 6 महीने प्लस फाइन की विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स आया 1950, जो रिक्वायर कर रहा था कि 21 साल से पहले का जो भी इंसान होएगा उसको इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाय मेजॉरिटी ऑफ 2:1 हेल्ड द रूल ऑफ बेनिफिशियल interpretation required that ex post facto law could be applied to reduce punishment. So ex post facto law which is beneficial to accused is not। अब जो ex post facto मतलब क्रिमिनल लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली जो अप्लाई हो रहा था, अगर जनरल रूल है कि वो अप्लाई नहीं होएगा रिट्रोस्पेक्टिव, जो क्रिमिनल लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होएगा, लेकिन अंडर दिस एक्सेप्शन बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन के अंडर अगर if ex post facto law which is beneficial to accused ये is not prohibited by clause 1 of article 20, तो उसको बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन करते हुए उस क्लॉज की उसको बेनिफिट दिया गया और उसको रिलीज़ किया गया इस केस में। तो ये था हमारा 20 क्लॉज 1। 20 क्लॉज 2 का नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको।